अब क्या यूनाइटेड नेशन का होना ही रेलेवेंट हो गया है, सिर्फ एक कागजी ऑर्गेनाइजेशन बनकर रह गया है और उसको डिसमेंटल करने की शुरुआत भारत से हो रही है। आप कोई भी केस देखिए यूनाइटेड नेशन के थ्रू सॉल्व नहीं हुआ। यूएन एक्टिविटीज अफ्रीका में देखिए तो आपको क्या लगेगा, अफ्रीका का 70 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। यूएनएससी की सीट भारत को नहीं दी जाती है, सिक्योरिटी काउंसिल की, जबकि यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस वो भारतीय चाहिए। जय हिंद, नमस्कार। मैं उमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करेंगे हम एस जयशंकर जी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने यूनाइटेड नेशन के किरदार पर, यानी कि जो उसने नीति अपनाई उस पर सवाल खड़े किए हैं। कश्मीर को लेकर जो यूनाइटेड नेशन ने पॉलिसी अपनाई पिछले 77 सालों में, उस पर एस जयशंकर जी ने बड़े सारे सवाल खड़े किए हैं। हालांकि आज ही नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन जो हमने देखा है कि बीते कुछ सालों में जो ग्लोबली हमने कई सारे कॉन्फ्लिक्ट फेस किए हैं, जिसमें रशिया यूक्रेन वॉर हो या फिर गाजा फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट हो, उस सब को लेकर पहले ही काफी सारे सवालों का सामना यूनाइटेड नेशन कर रहा है। और उसके ऊपर सवाल ये होते हैं कि यूनाइटेड नेशन के होते हुए सारी चीजें हो रही हैं, उसमें जो यूनाइटेड नेशन पॉलिसी अपनाता है उस पर सवाल खड़े होते हैं। अब क्या यूनाइटेड नेशन का होना ही रेलेवेंट हो गया है, सिर्फ एक कागजी ऑर्गेनाइजेशन बनकर रह गया है और उसको डिसमेंटल करने की शुरुआत भारत से हो रही है। क्या यूनाइटेड नेशन इरेलेवेंट हो जाएगा? ये सारे सवाल हम समझेंगे हमारे आज के मेहमान मंजरी अग्रवाल जी से। मंजरी जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार। मंजरी जी, एस जयशंकर जी ने यूनाइटेड नेशन के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। जो भी नीति उन्होंने कश्मीर को लेकर बीते सालों में अपनाई है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालाँकि सारे ही कॉन्फ्लिक्ट्स पे जो यूनाइटेड नेशन की नीति है, वो सवाल खड़े करती है। और अब तो ये हो गया है कि महज़ एक कागज़ी संस्थान बनकर यूनाइटेड नेशंस रह गया है। ऐसे में कितना इर्रेलेवेंट होता जा रहा है? क्या इसकी शुरुआत भारत से हो रही है? कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे सिनेरियो को? यूनाइटेड नेशन कभी बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं था, क्योंकि आप कोई भी केस देखिए यूनाइटेड नेशन के थ्रू सॉल्व नहीं हुआ। हुँ, अगर आप यूएन एक्टिविटीज अफ्रीका में देखिए तो आपको क्या लगेगा, अफ्रीका का 70 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। हुँ। तो अगर यूएन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसे विश्व की देखभाल करनी थी, जो गरीब थे, जो कुचले हुए थे, डाउन एंड ट्रॉडन जिन्हें ये लोग कहते हैं, उनको उठा करके सभ्यता सिखानी थी, तो दे हैव प्रॉपरली फेल्ड इन अफ्रीका। अब भारत की, जिसमें जिसकी ये शुरुआत एस जयशंकर जी ने कही, यूएनएससी की सीट भारत को नहीं दी जाती है, सिक्योरिटी काउंसिल की, जबकि यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस वो भारतीय चाहिए। मतलब जो मेस आप क्रिएट करें वो हम क्लीन करें, पर हमको आप चेयर नहीं देंगे। चेयर आप जो है, गलती चाइना को हमारे दें। नेहरू जी की भी थी, लेकिन बिल्कुल, चेयर आप उन्होंने अपनी चाइना को सीट दे देंगे। दी चाइना को। ठीक है, वो भी कब दी? जब आपने 62 की वॉर जानबूझ के हारी, तब जो है यूए भारत की एक रेपुटेशन थी, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 भारत के ऊपर जीते, तो भारत की एक रेपुटेशन थी, भारत को सीट ऑफर हुई। जब चाइना ने भारत को सो कॉल्ड हरा दिया, विद द हेल्प ऑफ नेहरू, विद द ग्रेट हेल्प ऑफ नेहरू, तो उन्होंने चाइना को ऑफर की, क्योंकि दे वांटेड समबडी ब्रेव टू ब्रेव ऑन द टेबल। नेहरू उस सीट को ठुकरा रहे थे। बट बाद के भारत ने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया यूएन पीस कीपिंग फोर्स में। और आप, जब हम कह रहे हैं कि हमको सिक्योरिटी काउंसिल में चेयर चाहिए, एक बड़ी आबादी है, एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन आप नहीं दे पा रहे। आपको ये नहीं पता कि भारत कितना शांति प्रिय है और आपके लिए कितनी डेडिकेशन से सेवा कर रहा है। दूसरी चीज, भारत और पाकिस्तान का इतने सालों से डिस्प्यूट चल रहा है। आपको नहीं पता था 1947 में अनप्रोवोक्ड अटैक था? अनप्रोवोक्ड, उसके बाद फिर जो है उन्होंने जो हमारी भूमि कब्जा ली। यूएन का रोल क्या होना चाहिए था? पाकिस्तान को दंडित करे, खदेड़ के बाहर करे, और वो जो जमीन थी उसको भारत को दिलवाए। ठीक है, और इस तरीके का वो हो कि जिससे पाकिस्तान दोबारा कभी इस तरह की हरकत ना कर पाए। लेकिन पाकिस्तान ने एक नहीं, कई बार ये हरकतें की, और हर बार यूएन जो है मूक दर्शक बना रहा। चाहे 65 की वॉर हो या 71 की वॉर हो, चाहे फिर करगिल की घटना हो, हम आतंकवाद के ऊपर, इनके जो भारत में प्रायोजित आतंकवाद था पाकिस्तान का, उसके ऊपर फाइलें दे रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट जा रहे हैं। आपको हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित करने में इतने साल लगे। आप, जब तक आपके यहाँ अटैक्स नहीं हुए तब तक आपको आतंकवाद की परिभाषा ही नहीं पता थी। आप तो कह रहे थे कि आप दोनों के अंदरूनी मामलात हैं। तो अपने आप को इररेलेवेंट
यूएन ने खुद ही और साल दर साल इवेंट दर इवेंट घोषित किया है। हम तो उसे सिर्फ विश्व मंच पे फैक्ट्स के साथ कह रहे हैं, जिसको बुरा लगे लगता रहे। सेकेंडली, मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है यूएन एक प्रोपेगेंडा एजेंसी है, जिसको जो अपने प्रोपेगेंडा पे चलता है, जो उनके जैसे पाकिस्तान उनके एजेंडा में था, उसके साथ वो हैं। अब पाकिस्तान सही है या गलत है, इससे कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान ने भारत की भूमि उठा करके चाइना को दे दी, यूएन चुप था, क्यों? उनका एजेंडा पूरा हो रहा था। तो इस तरह की चीजों में अब आप देखिए, अफगानिस्तान को इतना ज्यादा बाइडेन हथियार देके आए थे, ठीक है। तालिबान सबको मालूम है एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, तो यूएन ने कोई यूएन क्राई नहीं दी। सद्दाम हुसैन को मारा गया, बहुत बुरा था, मान लिया। उसके बाद आईसिस जो वहां पर पैदा हुआ, वो क्या भला था? जी। यूएन ने कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं लिया। कुर्द लड़कियों के ऊपर कितने अत्याचार हुए, कितने सालों तक होते रहे, सबने वीडियो देखे हैं। एक केज में पड़ी 19 साल की बच्चियां जिंदा जलाई जा रही हैं। जी। तो यूएन ने कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं लिया। इतने दिनों का यूएन हो गया है, क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रेडिंग, ये सब रुक गए? कोविड के केस में डब्ल्यूएचओ यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है, हमने कितने अच्छे उनके वो देखे, वो तो जी। चाइना के डिफेंस में आ गए थे। ठीक है, वायरोलॉजी लैब पूरी दुनिया भर में है। आप देख रहे हैं कि पैंडेमिक्स पे पैंडेमिक्स हो रहे हैं। एड्स का जो वायरस है वो सिंथेटिक वायरस है, नेचुरल वायरस नहीं है। एड्स आज दुनिया के लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। कोविड वाज अ सिंथेटिक वायरस। अभी बहुत बार ये आ रहा है कि डेंगू और मलेरिया के वायरस को भी जो है एम्पावर किया गया था। किस लिए? ताकि आप उसकी स्टडी कर सके कि हाउ टू किल इट। भैया, ना एम्पावर करो, नेचुरली तो म्यूटेट हो नहीं रहा है, अननेचुरली उसे ना म्यूटेट करो, ना उसको डिस्ट्रॉय कर। तो ये बायो वेपन जो बनाया जा रहा है, यूएन की इस पे लंबी खामोशी है। अफ्रीकन नेशंस का इतने सालों से इतना बुरा दोहन हो रहा है, यूएन की लंबी खामोशी है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो सिर्फ एक वो फैक्ट रख रहे हैं कि जब आता है कंट्रीब्यूशन का, तो आप दम लगा के हमसे एक बिग फैट कंट्रीब्यूशन लेते हैं यूनाइटेड नेशंस के नाम पर जब आता है एक्शन का, तब आपको एजेंडा सूझता है, तब आप एक्ट नहीं कर पाते या डिसीजन लेने में इतना समय लगा देते। अब हमास और गाजा वर्सेस इसराइल, इसमें किसको क्या संदेश हो सकता है कि भाई 7 अक्टूबर का जो अटैक था, वो पीस म्यूजिक कॉन्सर्ट पे था, अनप्रोवोक था। आपको इसराइल के साथ रहना चाहिए और आप हमास के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और इसका नतीजा क्या होगा? टू नेशन थ्योरी दी। क्या हमास और इसराइल के बीच में कभी शांति रही? नहीं। टू नेशन थ्योरी भारत में लगी। क्या भारत और पाकिस्तान में कभी दोस्ताना, सौहार्दपूर्ण, शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण कुछ हुआ? नहीं। तो टू नेशन थ्योरी फेल हो गई। तो यूएन अगर अपनी भूमिका कर रहा होता, तो शांति से बैठ करके वो इन सब मुद्दों को सुलझाने में लगते, जो गलत था उसको सजा देने में लगते। ये तो अरेस्ट वारंट नेतन्याहू पुतिन के खिलाफ निकाल रहे हैं। तो फिर तो यूएन को कहना पड़ेगा ना। अब अफ्रीकन नेशंस को अपनी बात रखने के लिए वो आए, ब्रिक्स के समिट में भी वो गए, रखी बात। G20 में भी उन्होंने रखा, G20+ बन रहा है। क्यों भाई? अगर कोई केन्या जैसा छोटा सा देश है, तो क्या उसका कोई अधिकार नहीं है उसकी वेल बीइंग? अब जो मोदी जी जा करके अफ्रीका में एग्रीकल्चर सिखा रहे हैं, जिसको वो कह रहे हैं कि ये अफ्रीकन गोल्ड होगा, बिकॉज बहुत उपजाऊ भूमि है। यूएन इतने सालों से क्यों नहीं सिखा सिखा पाया? अफ्रीका खाने के लिए मोहताज है। ये काम बिल्कुल। तो यूएन नेशन को कर लेना चाहिए। सूडान एक ऐसा देश है जिसकी मिट्टी में सोना है, सिविल वॉर में फंसा हुआ देश, खाने खाने को, दाने दाने को वो कर रहा है, मोहताज है। पूरा जो वहां का नॉर्थ अफ्रीकन है, हुँ। नेशंस हैं, वो इलीगल इलीगल इमिग्रेंट्स बने हुए यूरोप में। एब्सोल्युटली। 70-75 सालों में उन लोगों को ढंग से स्थापित नहीं कर पाया यूएन। सैलरी लेने के अलावा, एजेंडा पेल्ट करने के अलावा, इतने दिनों में यूनाइटेड नेशन ने किया क्या?
अभी आप हमास के केस में देखिए, टनल्स बन रही थी, क्या यूएन को पता नहीं होना चाहिए था? और पता था तो फिर कार्यवाही क्यों नहीं की कि टनल के थ्रू वो इजराइल में जाकर के आतंकवादी हरकतें करते थे? दूसरी चीज, इन्होंने जो पाइपलाइन डाली पीने के पानी की आ, पैलेस्टीन में, उसको काट करके उन्होंने रॉकेट लॉन्चर बना लिया। रॉकेट लॉन्चर और पानी के पाइप, हालांकि दोनों पाइप होते हैं, पर उनकी गेज वगैरह सारी स्पेसिफिकेशंस अलग होती हैं। तो रॉकेट लॉन्चर बनाया जा सके, उस कैटेगरी का पाइप आपने पानी के लिए क्यों डाला? और इतने दिन वो तैयारी हो रहा था, तो ये हो रही थी, तो वेयर वाज यूएन? और बाद में जो अटैक की कार्रवाई हुई, तो आप जो है मदद के लिए पहुंच जाते हैं कि हमें पैलेस्टीनियंस को खाना खिलाना है। तो ये सारी चीजें ऑफ एंड ऑन एंड अगेन, साल दर साल, इवेंट दर इवेंट आपने साबित किया है, आप अप्रासंगिक हैं, आपके लिए एजेंडा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए अपनी सैलरीज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विश्व में क्या हो रहा है आपको कोई मतलब नहीं है। खाड़ी के जितने एब्सोल्युटली। देश हैं जी। वो यूएन की मार झेल रहे हैं, चाहे कतर हो, कुवैत हो, इराक हो, अभी सीरिया ले लीजिए। उसी सिलसिले में यूएन ने सीरिया में क्या किया, मुझे तो कोई भूमिका नजर नहीं आती। स्पेक्टेटर बना हुआ है वहां पर सीरिया में। अगर इस समय सीरिया सिविल वॉर में है, किस तरीके से यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस वहां पर शांति की स्थापना क्यों नहीं कर रही हैं? जी। बिल्कुल। अब यूनाइटेड नेशन के किरदार पे या उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उस पे सवाल उठने तो खड़े हो गए हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि यूनाइटेड नेशन अगर इर्रेलेवेंट हो जाता है कंप्लीटली, तो अल्टरनेटिव क्या है? G20, इसमें अफ्रीका के 13 नेशंस को लेकर के मोदी जी ने G20+ बनाया है। अब आप केन्या जैसे एक छोटे से मासूम से देश की भी उत्थान के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो उन्हें चाहिए वो दे रहे हैं, उनके रिसोर्सेस का मैनेजमेंट करना उनको सिखा रहे हैं। यू नॉट, जैसे यूएन के सुपरविजन में क्या हो रहा है, जो भी देश जा रहा है एड के नाम पे पैसा लेके जा रहा है, रिसोर्सेस का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले रहा है, कुछ दिया, कुछ खा लिया, क्या किया पता नहीं, देश पहले से ज्यादा गरीब हो गया, लोग माइग्रेशन के लिए मजबूर हो गए। लेकिन जब मोदी जी ने लिया G20 का, तो क्या हुआ, हमने दवा दी, जो भी वैक्सीन्स दी, खाना चाहिए खाना दिया, और वहां के लोगों को ट्रेन करना शुरू किया कि आप अपनी कंट्री की, देश की बागडोर खुद संभालिए। हम सिर्फ यहाँ उतने दिन तक है जब तक आपको आवश्यकता है, जब आप अपने एक खुद ही खड़े हो जाएंगे, अपने आप की देखभाल कर पाएंगे, हम आपसे व्यापारिक समझौता कर रहे हैं इस तरह के, ताकि आपके लोगों के पास सारे साधन हो और आपकी अपनी दमखम पे हो। हम यूरेनियम को सस्ता नहीं लेंगे, हम मार्केट प्राइस पे आपसे लेंगे। हमारे लिए अच्छा बैठता अगर हम सस्ता ले लेते, लेकिन हम नहीं लेंगे। क्यों? आपको एक संप्रभु राष्ट्र बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तो जो यूएन का काम है वो एक्चुअली मोदी जी कर रहे हैं। और आज तक जिस तरीके से बहुत सारे देशों का दोहन हो, उसमें यूएन चुप था। कहीं से पेट्रोल स्मगल होके जा रहा, कहीं से डायमंड स्मगल होके जा रहे हैं, कहीं से सोना स्मगल होके जा रहा है। वो मूवी बना रहे हैं ब्लड डायमंड, लियोनार्डो डिकैप्रियो को लेकर के, एंड वो अभी मूवी हिट नारकोटिक्स हो रही है और नारकोटिक्स भी उसको कितनी बड़ी ऑस्कर बात है। हाँ। लेकिन यूएन की भूमिका तब भी नहीं आई कि उन बच्चों के पास, 8-8 7-7 साल के बच्चों के पास AK-47 पहुंच रही है, जी। एंड यूएन इज वॉचिंग। तो ऑल्टरनेटिव तो वही है जो मोदी जी ने बताया, G20+। ब्रिक्स भी एक्सपैंड कर रहा है, G20 भी एक्सपैंड कर रहा है, और इसी यहां से ही देशों की देखभाल होनी शुरू हो रही है। फ्यूचर इसी में है। यूएन को कंट्रीब्यूशन देना और उसको एंटरटेन करना मेरे ख्याल से बंद हो जाना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशंस को इर्रेलेवेंट करने की शुरुआत भारत से हो रही है, ये माना जाना चाहिए। एस जयशंकर जैसे अपनी बात विश्व पटल पे रखते हैं, किसी और ने नहीं रखी। बाकी सब क्या है, एक वो एक 4 पन्ने की फाइल लेके जाते हैं,
भारत को डोजियर। यूएनएससी का, हाँ, डोजियर के लिए हम तो फॉइल कहेंगे उसको, इज्जत भरा वर्ड देंगे ही नहीं पर्पसफुली। 4 पन्ने लेके जाते हैं, प्लीज भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट दे दो, रखो, हम अपनी लाइन खुद खींच लेंगे, आपकी सीट की जरूरत नहीं है। अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग तो है ना कोई फिल्म का, कि लाइन वहां से शुरू होती है जहां हम खड़े होते हैं, समथिंग हम समथिंग। जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। एग्जैक्टली। हम बिल्कुल। मोदी जी हमारे उससे आगे हैं, वो कहते हैं हम जिसे खींच देते हैं लाइन उसी को कहते हैं। तो और यूएन भी अभी सुनने की स्थिति में इसलिए आया है क्योंकि हमने सक्सेसफुली G20 कर लिया, हमने ब्रिक्स को एक नया मकाम दे दिया। तो जब उन्होंने देखा कि हाँ, एक पैरेलल एक संस्था आ रही है जिसकी वैलिडिटी, जिसकी कार्य प्रणाली हमसे बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात, जब ट्रम्प ने यूएन के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करना बंद कर दिया, WHO नो फंडिंग, तब जा करके ये इनके कान वान खुलने के, अच्छा पैसे नहीं मिलेंगे, ओके तो फिर क्या करें। इतनी सारी ड्रग्स हैं WHO के अंडर में जिनके इतने साइड इफेक्ट्स हैं, बट WHO बिल्कुल एकदम सूंग सांग करके सो गया। दे नेवर केयर्ड अबाउट द मेडिसिन विच वर हार्मफुल फॉर ह्यूमन। आयुर्वेद जैसी एक फ्लॉलेस पैथी को इन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया, क्यों? क्योंकि एलोपैथी के पैसे मिल रहे थे। You were not WHO to promote allopathy or have a gain from pharma companies. 5 स्टार हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, डायबिटीज जैसे सिंपल सिंपल रोग आप ठीक नहीं कर पा रहे, क्या है ये? और आप योग को आपने एक्सरसाइज कह दिया, आप ये सब भी नहीं जान रहे हैं। जब लोग वहां पे रिसर्चेस लेके जा रहे हैं, आप रिसर्चेस एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। भारत से बहुत सारी रिसर्चेस गई हैं जिनको एंटरटेन ही नहीं किया है। तो इस तरह के काम करने के बाद आप चाहते हैं कि आपको वैलिडिटी मिलती रहे, तो बहुत लंबा समय हो गया आपको वैलिड इनवैलिड हुए। अब हम बस इस बात का प्रचार कर रहे हैं, और हम में दमखम है तो हम कर रहे हैं, बाकी सब तो फाइल फाइल खेल रहे हैं। डोजिया नहीं कहूंगी, जी बिल्कुल। 4 पन्नों वाली फाइल। चार तो पन्नों वाली अब फाइल। जी, अब सवाल ये उठता है कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो भी उसकी एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी फंडिंग अमेरिका ने भी बंद कर दी है। अभी डायरेक्ट यूनाइटेड नेशन पे कुछ ऐसा सवाल अमेरिका की तरफ से खड़ा नहीं हुआ है। क्या अमेरिका भी इस कतार में रहेगा यूनाइटेड नेशन को थोड़ा-सा डाउन करने के लिए, या पूरी तौर पे। और अमेरिका की तरफ से यूएन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी तो ऐसा हो रहा है कि अगर ट्रम्प की चल गई तो ऐसा ना हो एक दिन बिल्डिंग वेकेट करने के लिए कह दे कि चलो खाली करो या किराया दो। ट्रम्प कुछ भी कर सकते हैं। बात यह है, यूएन अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। चाइना ने हर जगह अपने जिस तरीके के एट्रोसिटी वो सब किए हैं, और जिस तरीके से डीप स्टेट अपने कदम बढ़ा चुका है, जो फार्मा ने किया है, जो क्लाइमेट चेंज के नाम पर बेवकूफियां हो रही थी, कि आप आर्कटिक सर्कल के में जो ड्रिलिंग हो रही है उसको स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं, और कारों के ऊपर जो है आप सिंपल कार, तब अगर यूक्रेन की लड़ाई बिना बात के 3 साल से चल रही है और उसमें यूएन कुछ नहीं कर पा रहा है, और कारों के एग्जॉस्ट के ऊपर क्लाइमेट चेंज का लेक्चर दिया जा रहा है, बम फट रहे हैं तो क्लाइमेट सुरक्षित है, कार चल रही है तो असुरक्षित है, तो ये सारी चीजें बहुत अजीब हो जाती है। मतलब हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है कि आखिर कब तक चलेगा। यूएन भी असल असर तो तभी आया ना जब यूएसए बैकआउट कर रहा है उनसे, वरना तो आप कहते रहिए इनकी खाल पे कोई असर नहीं पड़ता, ये वही करेंगे। आपने बहुत सारी, एक बच्चे की थी फोटोग्राफ कि वो यूएन के कैंप तक जाने की कोशिश कर रहा है, इतना वीक है कि वो शायद जा नहीं पाएगा, पीछे एक वल्चर है कि ये मरे तो मैं उसे खा लूं। तो मेरा एक ही सवाल है, आपको कैंप लगाना था, हाँ जी, तो आप सीधे जाकर के गांव के अंदर क्यों नहीं लगाते हैं? आप उससे 10 किलोमीटर दूर क्यों कैंप लगाते हैं? छोटी छोटी नहीं, बातें हम हैं लोग सब। हम एनजीओ चलाते हैं, तो अगर कोई सेंटर भी बनाना होता है तो हम अपनी कंफर्ट छोड़कर कम्युनिटी एरिया में जाकर वो चीज बनाते हैं, ताकि उन लोगों तक हम पहुंच सके, उनको कोई परेशानी ना हो, उनको आने जाने में, दूर निकलने में। यही एक इसी पैटर्न पे काम होता है। तो ये क्या तरीका हुआ कि आप बाहर कैंप लगा रहे हैं?
कभी गांव में यूएन का कैंप आप नहीं देखेंगे। गांव से दूर किसी अलग स्थान पे, जहाँ पे आने जाने के लिए नागरिकों को एक अच्छा वो ट्रैवल करना पड़ता है। तो इनके लॉजिक्स बिल्कुल किसी को भी समझ में नहीं आते। और जो भी एट्रोसिटी अगर आपको करनी है करते रहिए, इनके एजेंडास को फंड करते रहिए, इनके पॉकेट्स को लाइन करते रहिए, एंड यूएन विल बी। सबसे बड़ा फेलियर हमने कोविड के समय डब्ल्यूएचओ का देखा। एब्सोल्युटली। उसके बाद क्या चाहिए था? ये चाहिए था वायरोलॉजी लैब्स को आप आग लगा दीजिए। ओनली फायर एब्सोल्युटली कैन डिस्ट्रॉय कोई देम। स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट एक्शन नजर आना चाहिए था, बट कुछ हुआ नहीं। ठीक है। अब ये फार्मा, अच्छा उसके बाद तो फाइजर के ऊपर आप देख लीजिए, उन्होंने कितने बड़े बड़े दावे किए, उसके बाद सारी चीजें झूठ हुई। तो क्या उस कंपनी के ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए था? तो ये सारी चीजें यूएन की फेलियर को दिखाती हैं, यूएनएससी की फेलियर को दिखाती हैं। कहीं भी शांति नहीं है। खुद ही यूएन स्वीकार कर रहा है कि वर्ल्ड में 55 एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन है। देन यूएन इज इटसेल्फ advertising ki I have successfully failed on 55 counts. Why shall anybody fund UN? कोई भी केस ले जाइए, सालों साल चलता रहता है, जजमेंट आता ही नहीं। हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित करने में बहुत समय लगाया, और आज पाकिस्तान में हमने निपटा दिया, बात अलग है, वरना यूएन कभी अरेस्ट नहीं कर पाया। क्यों? यूएन को नहीं पता था पाकिस्तान हाफिज सईद को अरेस्ट करेगा तो कैसा अरेस्ट करेगा। वहां पे मसूद अजहर है, वो सब है, बहुत सारे आतंकवादी हैं, उनके पास लेटेस्ट हथियार है। तो यूएन के होते हुए एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के पास लेटेस्ट वेपनरी है। व्हाट्स द यूज ऑफ हैविंग अ यूएन? आप देखती हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स हैं, वो पूरे वर्ल्ड वाइड है, कितनी तगड़ी पकड़ है। तो यूएन क्या कर रहा था? इनकी इंटरपोल है, ये सब है, इतना बड़े बड़े सब नाम है, लेकिन नाम के बाद कुछ भी नहीं है, एक्शन हमें नहीं दिखता। तो ये जरूरी है, ये सुधरेंगे नहीं, कोई और नेटवर्क इस तरीके का बनाया जाए जो एक्चुअली काम करे, जिसको अब बनाने की कोशिश हो रही है। जी। बिल्कुल, और अभी शुरुआत अमेरिका और भारत दोनों ही की तरफ से हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस सिर्फ एजेंडा पे काम करता है, ऑन ग्राउंड कुछ खास नज़र नहीं आया है इतने सालों में। तो अब सवाल उठते हैं यूनाइटेड नेशन और उससे एसोसिएटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी फंडिंग अमेरिका ने बंद कर दी है। अब क्या वो रिटेन हो पाएगी अप्रैल के बाद, ये भी अलग सवाल है, लेकिन फिलहाल तो दूर का वो सपना नज़र आ रिटेन रहा है। वो रिटेन ना हो पाए, हमारी कोशिश इसके लिए जारी है और जारी रहेगी। तो भारत इस कोशिश में अब निकल आया कि वो रिटेन ना हो, अब रुक गया तो रुका ही रहे, शुरुआत अच्छी हो गई है। और यूनाइटेड नेशंस पूरी तरह से इररिलेवेंट साबित हो चुका है, ये भी बात अब साबित हो चुकी है। और उसके पैरेलल जो ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हो रही हैं, जिसमें G21 सबसे आगे है, क्या वो और ज़्यादा बड़ी होगी, बन जाएगी? जिस तरह से यूनाइटेड नेशन ने फेलियर्स दिखाया है बड़े सारे मसलों पर, और G20 उस पर किस तरह से उन सारे मसलों को टैकल करेगा, हालाँकि अभी अच्छा करता हुआ नज़र आ रहा है। वो भविष्य में देखा जाएगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हैंडल की जाएँगी, अगर G20 वो जगह ले लेता है जो यूनाइटेड नेशन की फ़िलहाल है। आपको क्या लगता है कि G20 बेहतर करेगा इन कंपैरिज़न टू यूनाइटेड नेशंस? हाँ, क्योंकि हम छोटे से छोटे देश का अच्छा ख्याल रख रहे हैं। और देखिए अभी सीरिया में भी गृह युद्ध चल रहा है, तो सीरिया भारत से मदद मांग रहा है, डायरेक्ट भारत से मदद मांग रहा जी, है। अलावाइट्स तो भारत से माँग हाँ, रहे हैं कि भारत से इंडिपेंडेंस। मांग रहे हैं। और यूएन के पास कोई केस नहीं गया सीरिया के लोगों की तरफ से। तो हुँ, ऑन ग्राउंड आपकी पकड़ जो है छूट चुकी है, पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग यू। अब जो एक जो स्ट्रक्चर है उसको स्ट्राइक डाउन करने की जरूरत है। एक्सेप्टेबिलिटी आपकी पहले ही खत्म हो चुकी है, स्ट्रक्चर को अब खत्म करने की जरूरत है। और बहुत हद तक हम इस चीज को देख रहे हैं कि वो जो डीप स्टेट है, ये जी, उसके फंडर और फैसिलिटेटर बनते जा रहे हैं। जी, तो अगर बिल्कुल। हमें वर्ल्ड वर्सेस डीप स्टेट जैसे जैसे होता जा रहा है, यूनाइटेड नेशन को हटाए बिना हम उस पूरे नेटवर्क को नहीं तोड़ सकते। इसके कारण जरूरी है, क्योंकि जब आप देखते हैं डब्ल्यू एच ओ इज अलाइंड विद फार्मास्यूटिकल कंपनीज,
जो बिना टेस्ट किए कि इनकी वैक्सीन की वैलिडिटी क्या है। भारत की वैक्सीन को आप इसलिए रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि वो भारत से है। तो आप फंडेड हैं और आप डीप स्टेट के फैसिलिटेटर है, तो फैसिलिटेटर्स हमें नहीं चाहिए। तो इस केस में जो है इनको हमें स्ट्राइक डाउन करने की जरूरत है। ग्राउंड रियलिटी ये है, कोई देश इनके साथ इनसे किसी तरह की उम्मीद नहीं करता कि ये न्याय करेंगे। बस इनके स्ट्रक्चर को ट्रैक डाउन कर ले तो हमें जो है काफी सारी चीजों में सहूलियतें मिल जाएंगी। जी, क्योंकि बिल्कुल। सीरिया में ये बसत की रक्षा नहीं कर पाए, हुँ। तो वो सारी चीजें देखनी है। जी। जी, मंजरी जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, जो यूनाइटेड नेशंस को लेकर एस जयशंकर जी ने बयान दिया था, जो यूनाइटेड नेशन की कश्मीर की तरफ पॉलिसी रही है, उस पर सवाल खड़े किए थे और अब यूनाइटेड नेशन का क्या भविष्य होने वाला है, उस पर हमने चर्चा की। बहुत-बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।